हेलो गाइस, मैं हूँ चिराग और आज मैं सो के टू नॉट बी ओके का 13th एपिसोड एक्सप्लेन करूँगा। तो अगर आपने इसके पुराने एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो ज़रूर जाकर चेकआउट करें। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें गैंग जी दिखाया जाता है जो कि फ़ोटोशूट के लिए तैयार हो रहा था, और ड्रेसअप होने के बाद गैंग जी फ़ोटोशूट के लिए चले जाता है। हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सैंगजी और कॉमनियोंग फ़ोटोशूट के लिए तैयार थे। तभी वहाँ पर गैंग जी आ जाता है और सैंगजी फ़ोटोशूट को बीच में ही रोक देता है। फिर सैंगजी, कॉमनियोंग और गैंग जी साथ में एक फैमिली फ़ोटो लेते हैं। फिर हमें जूरी के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मैनेजर कहीं से आया था। तभी वहाँ पर असिस्टेंट आ जाती है और उससे बातें करने लगती है। मैनेजर असल में जूरी का ध्यान अपनी ओर करने के लिए बाहर गया था। तब असिस्टेंट का ही प्लान था। असिस्टेंट मैनेजर को बोलती है कि वो कॉमनी और गैंगजी के साथ आर्ट लाइब्रेरी जा रही है और वो वहाँ से चली जाती है। फिर मैनेजर सीधे जूरी के रूम में चले जाता है। मैनेजर जूरी से बातें करने की थोड़ी कोशिश करता है। शुरुआत में उसकी बातों को तो नहीं सुनती और उनको थोड़ा बहुत इग्नोर करती है। फिर मैनेजर बोलता है कि मैं जिस ब्लाइंड डेट में गया था वो लड़की एकदम एक्ट्रेस जैसी लग रही थी। जूरी बोलती है कि मुझे परेशान मत करो, अभी मुझे पढ़ना है, और वो मैनेजर को वहाँ से जाने के लिए बोलती है। और मैनेजर वहाँ से बाहर आ जाता है और वो खुद के मुंह पर थप्पड़ मारने लगता है। हमें वापस से जूरी दिखती है जो कि अपने आप ही कुछ लिखे जा रही थी। ये देखकर जूरी अपना पेन फेंक देती है। हमें असिस्टेंट दिखाई जाती है जो कि कॉमनी का वेट कर रही थी, और कॉमनिंग थोड़ी लेट हुई थी इसलिए उस पर गुस्सा भी कर रही थी और पीछे से बुराई कर रही थी, और पीछे ही कॉमनिंग खड़ी थी। वो जिसे कॉमनिंग को देखती है वैसे ही डर जाती है, पर कॉमनिंग बोलती है कोई बात नहीं, पीठ पीछे बुराई करना अच्छी बात है, उससे इंसान की हेल्थ अच्छी हो जाती है। उसके बाद वहाँ पर गैंगजी और सैंगजी आ जाते हैं। असिस्टेंट गैंगजी के फॉर्मल ड्रेस देखकर बोलती है कि आज आप बहुत हैंडसम दिख रहे हो इस ड्रेस में। ये सुनकर कॉमनिंग जेलस हो जाती है और वो असिस्टेंट को बिल्कुल खूनी नज़र से देखने लगती है। असिस्टेंट कॉमनियोंग से डर के सैंगजी के साथ बुक देखने आगे चली जाती है। फिर कॉमनियोंग गैंगजी बोलती है कि तुम अगली बार अपना नॉर्मल यूनिफॉर्म ही पहन के आना, तुम इसमें बहुत बेकार लग रहे हो। गैंगजी बोलता है मैं तो ये और लेने की सोच रहा था, मुझे ये काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल लगते हैं। कॉमनियोंग बोलती है बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं लगते। गैंगजी बोलता है तुम्हारी ड्रेस भी तो बहुत अनकंफर्टेबल दिखती है। फिर गैंगजी वहाँ से जाने लगता है और कॉमनियोंग उस पर वापस चिल्लाने लगती है। असिस्टेंट सैंगजी से बोलती है कि कॉमनियोंग की बुक्स में काफ़ी ज़्यादा डरावनी चीज़ें होती हैं और बहुत खौफनाक चीज़ें भी होती हैं। असिस्टेंट बोलती है कि तुम उसमें कुछ मासूम और प्यार भरी ड्राइंग्स बनाना, पर सैंगजी बोलता है अगर ये सब ख़त्म हो जाएगा तो कॉमनिंग की बुक्स फीके हो जाएंगी और उसकी बुक्स कोई भी नहीं लेगा, और वो वहाँ से चले जाता है। असिस्टेंट उसकी बात सुनकर काफ़ी इम्प्रेस होती है। फिर हमें वापस गैंगजी दिखाया जाता है। गैंगजी उसी बुक को देख रहा था जिसे सैंगजी कई दिनों पहले पढ़ चुका था। फिर वहाँ पर कॉमनिंग आ जाती है और जो कुछ जेसन ने इससे कहा था वो सब बातें उसे बताती हैं। फिर गैंगजी से अपनी प्रॉब्लम्स बताता है कि वो लोगों का ध्यान रख रख के थक चुका है। वो बोलता है मैं समझता ही था ये सिर्फ एक काम है, पर अब से मैं इसे काम नहीं एक मकसद समझूंगा। फिर गैंगजी कॉमनिंग को बोलता है अगर कोई मेरी फैमिली को नुकसान पहुंचाएगा तो मैं इसे कभी ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। कॉमनिंग पूछती है क्या मैं भी तुम्हारी इस फैमिली का हिस्सा हूँ। गैंगजी बोलता है हमारे साथ में फैमिली फ़ोटो खिंचवाई है तो ऑफकोर्स तुम हमारी फैमिली का हिस्सा ही हो। उसके बाद में हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक पेशेंट एक फ़ोन पर बात कर रही थी, पर कुछ देर बात करने के बाद वहाँ से दुखी होकर चली जाती है और कॉल रखने से पहले वो ये बोलती है कि मुझे कभी कॉल मत करना। फिर वहाँ पे की एक नर्स बोलती है कि उस पेशेंट के डैड ने 3 दिनों बाद कॉल करा है, शायद उसके पेरेंट्स से मतलब ही होंगे। तो नर्स पाको रैन बोलती हैं कि अगर तुम्हें दोनों साइड की स्टोरी के बारे में पता नहीं हो तो तुम्हें कभी भी जजमेंट नहीं देना चाहिए। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मैनेजर बैठा हुआ था और उसके रूम में जूरी की मामा आ जाती हैं। वो उसके लिए डिनर लाई थी क्योंकि उसने आज रात डिनर नहीं किया था, क्योंकि उसे डर लग रहा था और उसे खुद पर शर्म भी आ रही थी क्योंकि उसने उनसे झूठ बोला था। फिर वो दोनों साथ में बातें करने लगते हैं। बातें करते करते जूरी की मॉम जूरी के डैड के बारे में बताते हैं कि वो अपने डैड को बहुत ज़्यादा पसंद करती थी, पर बचपन में ही उसके डैड गुजर गए। वो बोलते हैं कि जूरी के डैड काफ़ी ज़्यादा बहादुर थे। वो मैनेजर को बोलती हैं कि अगर उसके डैड होते तो उसे ये लगता है कि कोई तो उसके साथ है जिसके साथ वो अपने गम बांट सकती है। वो बोलती हैं अगर ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है तो कोई तो हो जो साथ में रहे हमेशा आपके, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। और वो जूरी को इम्प्रेस करने का एक हिंट देती है और मैनेजर भी इस बार सब समझ जाता है। फिर हमें कॉमनी का घर के सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सैंगजी, कॉमनी और गैंगजी सब घर पहुँच गए थे। फिर गैंगजी और कॉमनी हॉल में आ जाते हैं और सैंगजी सोने के लिए चले जाता है। कॉमनी बोलती है कि हम हॉल में अपनी फैमिली फ़ोटो लगाएंगे। कॉमनी बोलती है इसकी जगह या तो हम अपने रूम को रिनोवेट कर सकते हैं। फिर वापस कॉमनी बोलती है तो शायद मैं तुम्हारे रूम को भी रिनोवेट कर दूंगी क्योंकि वो तुम्हारे लिए बहुत छोटा है। फिर गैंगजी कॉमनी से पूछता है
अगर हम यहाँ से कहीं और रहने चले जाए क्या तुम हमारे साथ आओगी? कॉमनिंग पूछती है, क्या सैंग-जी को वापस से सपने आने शुरू हो गए हैं? तुम चिंता मत करो, अगर कोई बटरफ्लाई तुम्हारे पास आएगी भी तो मैं उस बटरफ्लाई को पकड़कर दबा दूंगी और तुम्हें कोई नुकसान नहीं होने दूंगी। ये सुनकर गैंग-जी उसे गले लगा लेता है। फिर गैंग-जी कॉमनिंग को बोलता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, पर अगर वो बटरफ्लाइज वापस आ जाती हैं तो मुझसे वादा करो कि तुम उसे कभी नहीं मारोगी। कॉमनिंग पूछती है, क्यों नहीं? पर गैंग-जी थोड़ी बहुत बात को पलट देता है और वो दोनों मजाक मजाक में बातें करने लगते हैं। फिर हमें सैंग-जी दिखाया जाता है जो कि टीवी देख रहा था। गैंग-जी उसके पास आकर बैठ जाता है। फिर सैंग-जी गैंग से पूछता है कि आखिर तुम्हारे गाल क्यों लाल है? वो पूछता है, क्या तुमने कुछ करा है? गैंग-जी बोलता है, मैंने तो कुछ नहीं करा। पर सैंग-जी बोलता है, शायद तुमने कुछ करा है। वो खुद ही बोल देता है कि शायद मैंने कॉमनिंग को किस करा। गैंग-जी बोलता है, शायद हाँ। पर सैंग-जी बोलता है, अच्छी बात है, लड़ने से अच्छा किस करना है। वो बोलता है, लड़ना मत, नहीं तो मैं तुझे बहुत डांटूंगा। फिर वो दोनों साथ में टीवी देखने लगते हैं। उसके बाद हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सैंग-जी हॉस्पिटल में अपनी पेंटिंग पूरी कर रहा था और वहाँ पर वही पेशेंट आ जाते हैं जिसकी सैंग-जी ने जान बचाई थी। वो दोनों साथ में बातें करने लगते हैं। उसके बाद हमें जूरी दिखाई जाती है जो कि उसी पेशेंट से बात करने की कोशिश कर रही थी जिसे सब तांत्रिक बोलते हैं और उस पेशेंट का नाम है मिस यूसोन है। पेशेंट काफ़ी बीमार हो गए थे और जूरी को कोई जवाब भी नहीं दे रही थी। फिर जूरी काउंटर में जाकर एक नर्स से बातें करने लगती है उस पेशेंट के बारे में। फिर वो पेशेंट बोलते हैं, कहे फिर से? जूरी जवाब देती है, शायद हाँ, वो विजिटर वापस से आने वाला है। फिर गैंग-जी का कलीग पूछता है, आखिर कौन आने वाला है? फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गैंग-जी डायरेक्टर के पास जाकर उन्हीं नोट्स को देख रहा था जिन्हें पेशेंट पार्क और रैन ने छोड़ा था। गैंग-जी धमकी वाले नोट को डायरेक्टर को दिखाता है जो कि पेशेंट पार्क और रैन ने सैंग-जी के टेबल में रखी थी। गैंग-जी बोलता है, मुझे इस कंपनी का कोई भी खाली नोटपैड नहीं मिला। तो डायरेक्टर बोलते हैं, शायद हॉस्पिटल के ही किसी मेंबर ने उन्हें ये सारे नोट्स दिए होंगे। डायरेक्टर बोलते हैं, मुझे लग ही रहा था कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। डायरेक्टर गैंग-जी से बोलते हैं कि हॉस्पिटल के किसी मेंबर पर भरोसा मत करना, यहाँ पे तक मुझ पर भी नहीं, और सैंग-जी को कभी भी अकेले मत छोड़ना हॉस्पिटल में। फिर हमें सैंग-जी और गैंग-जी साथ में लंच करते हुए दिखाए जाते हैं। सैंग-जी उसे बहुत सारे इंस्ट्रक्शन दे रहा था जिस पर सैंग-जी बोलता है कि मुझे तुम इंस्ट्रक्शन मत दो क्योंकि मैं छोटा बच्चा नहीं हूँ। गैंग-जी बोलता है, मुझे टेंशन हो रही थी इसलिए मैंने ऐसा कहा। सैंग-जी बोलता है कि मैं कोई डरपोक नहीं हूँ। फिर सैंग-जी उसे अपनी ड्राइंग्स दिखाता है जिस पर उसने बटरफ्लाइज ड्रॉ करने की कोशिश करी थी। गैंग-जी इसे देखकर काफ़ी खुश होता है। उसके बाद गैंग-जी बाहर आकर कॉमनिंग को कॉल करता है और उसे बोलता है कि वो घर पे कभी भी ऐसे अकेले ना रहे। वो बोलता है, तुम मिस्टर ली को घर पे बुला लो। पर कॉमनिंग बोलती है, नहीं, मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है, और पहली बात बता दूँ, मिस्टर ली अपने मैनेजर ही हैं। उसके बाद कॉमनिंग बोलती है, मुझे उनकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो मुझे लिखते वक्त परेशान करते रहेंगे। गैंग-जी बोलता है, किसी भी अनजान लोगों को अंदर आने मत देना और दरवाज़ा बिल्कुल लॉक करके रखना। वो उसे इंस्ट्रक्शन ही दे रहा था कि कोई उसे पीछे से हेलो हैंडसम बोलता है। ये सुनकर कॉमनिंग का बेड़ा गर्क हो जाता है। फिर कॉमनिंग बहुत गुस्से में उससे पूछती है, आखिर ये है कौन? पर गैंग-जी वो फ़ोन काट देता है। गैंग-जी देखता है कि वही पेशेंट जिसे सब तांत्रिक बोलते हैं वो वहाँ पर खड़ी हुई है जो कि एक बच्चे जैसी बिहेव कर रही है। उस पेशेंट को डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर हो गई थी जिसमें कि एक इंसान के कई रूप होते हैं। फिर वहाँ पर जूरी आकर उस पेशेंट को वहाँ से लेकर चली आती है। उसके बाद हमें उस पेशेंट के बारे में बताया जाता है जिसमें कि पास्ट में उसके पेरेंट्स उसे मारा करते थे। इस कारण उस पेशेंट ने अपनी अलग पर्सनैलिटी बना ली थी जिससे वो खुद को प्रोटेक्ट कर सके। इस कारण उस पेशेंट के पेरेंट्स को लगा कि उस पर कोई आत्मा हावी हो गई है और उन्होंने उसे एक तांत्रिक को बेच दिया। फिर एक दिन डायरेक्टर उसी तांत्रिक के पास गए थे अपना भविष्य जानने। डायरेक्टर उस पेशेंट को देखकर समझ गए कि उसे डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर है, जिस पर उन्होंने बोला कि तुम हमारे साथ हॉस्पिटल आ सकती हो, और वो उसी टाइम से हॉस्पिटल में रहने लग गई। तभी हॉस्पिटल में एक इमरजेंसी आ जाती है क्योंकि कॉमनी के डैड की कंडीशन काफ़ी ख़राब होने लगी थी। डायरेक्टर बोलते कि तुम इन्हें सेफ़ रूम में शिफ्ट कर दो क्योंकि यहाँ पर दूसरे पेशेंट भी हैं। फिर हमें कॉमनिंग दिखाई जाती है जो कि सैंग-जी की ड्राइंग्स दिख रही थी। तभी वहाँ पर सैंग-जी आ जाता है। कॉमनिंग सैंग-जी को बुलाकर बोलती है कि मुझे ये ड्राइंग्स पसंद नहीं आए क्योंकि इन कैरेक्टर्स के कोई भी एक्सप्रेशन नहीं है। कॉमनिंग बोलती है कि तुम्हें इन कैरेक्टर्स के इमोशंस को बाहर लाना होगा, जाके एक्सप्रेशन को दिखाना होगा। सैंग-जी बोलता है कि मुझसे ये नहीं होगा। वो बोलता है कि एक्सप्रेशन बनाना काफ़ी मुश्किल काम है। पर कॉमनिंग बोलती है, तुम्हारे पास एक्सप्रेशन कार्ड तो है ना, उसे देखकर तुम समझ सकती हो कि कैसे ड्राइंग बनानी है। उसके बाद हमें गैंग-जी दिखाया जाता है जो कि ड्रेस चेंज करके अपने घर जाने की तैयारी कर रहा था। तभी वहाँ पर वो नर्स पाक आ जाती हैं। वो गैंग-जी से बोलती कि हो सकता है पेशेंट को डे 1 शायद जल्दी मर जाए, इनकी कंडीशन काफ़ी ख़राब हो चुकी है और उनका ब्रेन का ट्यूमर भी काफ़ी बढ़ चुका है। नर्स पाक बोलती है कि तुम कॉमनिंग से बात करो
ताकि वो इस झटके के लिए वो खुद को तैयार कर सके। फिर हमें डायरेक्टर और जूरी दिखाए जाते हैं जो कि साथ में वॉक कर रहे थे। जूरी से बातें करने की कोशिश करता है, पर बातें करते करते वो कुछ उल्टा सीधा बोल देता है, जिस पर जूरी बोलती है कि तुम बहुत अजीब हो, और वहाँ से चली जाती है। डायरेक्टर भी उसके पीछे पीछे चले जाते हैं। फिर हमें कॉमनिंग दिखाई जाती है जो अपनी बुक पर काम कर रही थी। तभी वहाँ पर गैंगजी आ जाता है। फिर गैंगजी इस बुक के बारे में पूछने लगता है, पर कॉमनिंग बोलती है कि तुम्हें इस बुक के बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है, जब ये बुक खत्म हो जाएगी तब तुम इसे पूरी तरीके से देख लेना। फिर कॉमनिंग गैंगजी से पूछती है, आखिर तुम्हें किसने हैंडसम बोला था? उसकी आवाज़ सुनकर तो मुझे वो जवान लड़की लग रही थी। फिर गैंगजी बोलता है वो लगभग 13 साल की बच्ची थी, बट उसकी उम्र काफ़ी ज़्यादा है। जिस पर कॉमनिंग बोलती है तो फिर ठीक है। उसके बाद गैंगजी कॉमनिंग को उसके डैड के बारे में बताने की कोशिश करता है, पर कॉमनिंग बोलती है मुझे पहले से ही पता है, डायरेक्टर ने मुझे पहले ही कॉल करके सब कुछ बता दिया है। कॉमनिंग बोलती है पेरेंट्स ने चाहे कितना भी गुनाह किया हो, पर मौत से पहले उन्हें माफ़ी मिल ही जाती है, और वो बोलते हैं कि मैंने आपको माफ़ कर दिया डैड। फिर हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किसी के गाने की आवाज़ आ रही थी। ये वही गाना था जिससे सुनकर कॉमनिंग की डैड की हालत ख़राब हो गई थी बहुत पहले, और वो पेशेंट जो कि तांत्रिक भी थी वो ये सब सुनकर वापस से बेड के नीचे छुप जाती है। उसके बाद हमें मॉर्निंग में हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उसी पेशेंट के डैड आए हुए थे जिसे सब तांत्रिक बोलते हैं, और वो उस पेशेंट को ले जाने के लिए आए थे, पर वो पेशेंट वहाँ से जाना नहीं चाहती थी। गैंगजी आकर उसे अपने पीछे ले लेता है और सारा स्टाफ उसके डैड को रोकने में लगा रहता है। उसके बाद वहाँ पर डायरेक्टर आ जाते हैं और डायरेक्टर उसके डैड से बातें करने लगते हैं। डायरेक्टर बोलते हैं कि तुम्हारी बेटी ने मना कर दिया है तुम्हें अपना लिवर देने के लिए। डायरेक्टर बोलते हैं अगर तुम ज़बरदस्ती करोगे तो हमें पुलिस को बुलाना पड़ेगा। पेशेंट के डैड काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट करते हैं कि डायरेक्टर उसकी बेटी को छोड़ दे यहाँ से, पर डायरेक्टर मना कर देते हैं। फिर हमें वही पेशेंट दिखाई जाती है जो कि अभी भी बच्ची बनी हुई थी। वो बोलते हैं कि मुझे बहुत दर्द होता है, इतना दर्द होता है कि मुझे नींद भी नहीं आती। वो दोनों वहाँ पर बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर उस पेशेंट के डैड आ जाते हैं। फिर गैंगजी उस पेशेंट से पूछता है क्या मैं उन्हें यहाँ से मारकर भगा दूँ ताकि वो वापस ना आए, या फिर तुम्हारे साथ खड़े रहूँ ताकि तुम्हें जो कुछ बोलना है वो तुम अच्छे से बोल पाओ। वो पेशेंट बोलती है प्लीज़ मेरे पास रखो। उसके बाद वो पेशेंट अपनी सारी बातें बोलती है। अपने डैड से बहुत ज़्यादा नफरत करती है। वो बोलती है मैंने जब भी आपको बुलाया तब आप मेरे लिए कभी नहीं आए। वो पेशेंट गैंगजी के पीछे खड़ी होकर अपनी सारी बातें बोल देती है अपने डैड को और बहुत ज़्यादा रोने लगती है। ये सारी बातें सुनकर उस पेशेंट के डैड वहाँ से चले जाते हैं और गैंगजी उस पेशेंट को संभालता है। फिर हमें कॉमनिंग दिखाई जाती है जो कि अपने डैड की फ़ोटो देख रही थी। फिर हमें सैंगजी दिखाया जाता है जो कि एक्सप्रेशंस ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा था। वो जेसू से हेल्प ले रहा था, वो उसके एक्सप्रेशन को ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा था। सैंगजी उसे अलग अलग एक्सप्रेशन बनाने के लिए बोलता है, पर जेसू के सारे एक्सप्रेशन सेम टू सेम थे। तभी वहाँ पर असिस्टेंट आ जाती है। सैंगजी ने ही असिस्टेंट को बुलाया था। जेसू पीछे से इशारा करता है कि इसकी मदद मत करो, और असिस्टेंट बोलती है कि मैं तुम्हारी मदद करूँगी। सैंगजी असिस्टेंट को एक्सप्रेशन देने के लिए बोलता है और वो उसके एक्सप्रेशन को समझ नहीं पाता। आखिर में थककर सैंगजी बोलता है चलो एक ब्रेक लेते हैं। उसके बाद हमें जूरी दिखाई जाती है जिससे कि कॉमनिंग ने कॉल करा था। कॉमनिंग जूरी को अपने घर इनवाइट करती है। पहुंचने के बाद जूरी और कॉमनिंग दोनों साथ में ड्रिंक करने लगते हैं और वो दोनों काफ़ी सारी बातें भी करते हैं। उसके बाद हमें गैंगजी दिखाया जाता है जो कि अपनी नाइट ड्यूटी कर रहा था। फिर हमें नेक्स्ट सीन में मैनेजर दिखाया जाता है जो कि जूरी के बारे में पूछ रहा था। जूरी की मॉम वहीं पे बैठी थी और उसे बताती हैं कि वो कॉमनिंग के घर गई हैं। मैनेजर फिर से टेंशन में आ जाता है कि कॉमनिंग उसे कुछ कर ना दे, पर जूरी की मॉम बोलती है कि तुम्हें उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, वो पुराने दोस्त हैं। मैनेजर ये सुनकर थोड़ा शांत हो जाता है। उसके बाद जूरी की मॉम कॉमनिंग के बारे में बताने लगती है कि बचपन में जूरी की पहली दोस्त कॉमनिंग ही थी। वो कॉमनिंग के बारे में काफ़ी सारी बातें करती हैं और मैनेजर भी कॉमनिंग के बारे में बोलता है कि उसके पास के बारे में मुझे बहुत कम पता है। उसके बाद में वापस से हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कॉमनिंग के डैड की हालत काफ़ी ख़राब थी। कॉमनिंग के डैड बोलते हैं कि मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है, मैंने अपनी वाइफ की जान ली थी क्योंकि वो किसी का कत्ल करके गाना गा रही थी। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कॉमनिंग के डैड दिखाए जाते हैं और वो कॉमनिंग की मॉम से बातें कर रहे थे। तभी कॉमनिंग के डैड रेडियो चालू करते हैं जहाँ पर उन्हें एक न्यूज़ सुनाई देती है। पिछली रात को 8 बजे एक औरत जिसका नाम ओजी गन था उसकी गला काट कर हत्या कर दी गई है। न्यूज़ में पता चलता है कि कत्ल के टाइम उसका बेटा भी वहीं पे था, पर दिमागी रूप से कमज़ोर होने के कारण वो बयान नहीं दे पा रहा था। ये सुनकर कॉमनिंग के डैड बोलते हैं कि आखिर आज हमारी नौकरानी क्यों नहीं आई। कॉमनिंग की मॉम बोलते हैं कि वो अब से कभी नहीं आएगी। के बाद कॉमनिंग की मॉम वहाँ से जाने लगती है और कॉमनिंग के डैड उसे रास्ते में रोक लेते हैं। कॉमनिंग के डैड उसे रोककर बोलते हैं अगर मैं मर गया तो कॉमनिंग भी तुम्हारी तरह मॉन्स्टर बन जाएगी
और कॉमोनिंग की मॉम वहाँ पर हंसने लगती हैं। गुस्से में आकर कॉमोनिंग के डैड कॉमोनिंग की मॉम को सीढ़ियों से धक्का दे देते हैं और वो सीधे जाकर नीचे गिर जाती हैं। उसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कॉमोनिंग के डैड बोलते हैं कि मैंने पक्का उसे मार दिया होगा। नर्स पार्क भी वहीं पर बैठी हुई थी। तभी वहाँ पर गैंगजी आ जाता है और पूछता है कि क्या आपको कोई मदद की ज़रूरत है। नर्स पार्क बोलते हैं कि नहीं। तभी कॉमोनिंग के डैड बोलते हैं कि कॉमोनिंग उस वक्त वहीं पे खड़ी थी। उसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कॉमोनिंग के डैड कॉमोनिंग की मॉम की लाश को बेसमेंट में बंद कर देते हैं। उसके बाद कॉमोनिंग के डैड कॉमोनिंग की लाश को एक बैग में भरकर एक नदी में फेंक देते हैं। और फिर जब वो वापस आते हैं तो कॉमोनिंग को सीढ़ी में बैठा हुआ देखते हैं। फिर प्रेजेंट में गैंगजी पूछता है, क्या इसलिए आप उसे मारना चाहते थे? कॉमोनिंग के डैड बोलते हैं, नहीं, मुझे डर था कि वो अपनी मॉम की तरह एक डायन ना बन जाए। वो बोलते हैं, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा पछता रहा हूँ। वो बोलते हैं कि मेरी बेटी की कोई गलती नहीं थी, गलती तो मेरी थी। फिर हमें वापस कॉमोनिंग और जूरी दिखाए जाते हैं, जहाँ पर कॉमोनिंग बोलती है कि वो अपनी माँ से बहुत ज़्यादा डरती थी, इसलिए वो अच्छी बेटी बनना चाहती थी ताकि उसकी माँ उससे नफरत ना करे। वो जूरी को बोलती है कि उससे कभी उसकी माँ से बचाने के लिए कोई नहीं आया, सिर्फ एक को छोड़कर। वो बोलते हैं कि मैं उसी के साथ वहाँ से भाग जाना चाहती थी। वो बोलती है पर माँ की वजह से मैं ऐसा नहीं कर पाई। फिर जूरी उसके डैड के बारे में पूछती है कि उन्होंने तुम्हें कभी बचाया नहीं क्या? मुनियंग बोलती है, सिर्फ मेरी माँ ही मुझे संभाला करती थी, पर डैड ने मुझे सिर्फ एक ही बार एक कहानी सुनाई थी जो कि मुझे आज तक याद है। उसके बाद में मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर गैंगजी अपनी नाइट शिफ्ट करके घर पहुँच गया था। घर पहुँचकर वो देखता है कि कॉमोनियंग सोफ़ा पर सोई हुई थी और वो उसे वहीं पर बैठकर देखने लगता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि कॉमोनियंग के डैड की डेथ हो जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम कॉमोनियंग अपने डैड की फ्यूनरल में दिखाई जाती है, जहाँ पर सैंगजी कॉमोनियंग को घूरे जा रहा था। सैंगजी बोलता है कि क्या तुम उदास हो? कॉमोनियंग बोलती है नहीं। सैंगजी बोलता है कि उदास होना कोई बुरी बात नहीं। कॉमोनियंग बोलती है पर मैं उदास नहीं हूँ। गैंगजी से बोलता है कि अभी तुम चुप रहो। सैंगजी बोलता है कि ये झूठ बोल रही है। उसके बाद वो तीनों अपने घर के लिए निकल जाते हैं। फिर हमें पास का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कॉमोनियंग के डैड उसे कहानी सुना रहे थे और वो दोनों साथ में बहुत खुश थे। कॉमोनियंग ये सारी बातें याद कर रही थी। फिर हमें जूरी के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी लोग एक साथ बैठे हुए थे और वो कॉमोनियंग के डैड की डेथ के बारे में बात कर रहे थे। मैनेजर बोलता है, बस एक ही अच्छी बात हुई है कि कॉमोनियंग के साथ गैंगजी और सैंगजी तो हैं। जूरी की मॉम बोलती हैं, देखना भी सभी लोग हॉस्पिटल में बहुत से ऐड हो जाएंगे। उसके बाद जूरी की मॉम को गैंगजी का कॉल आता है। उसने उन्हें लंच के लिए कॉल किया था। फिर वो वहाँ पर लंच लेने के लिए पहुँच जाता है। फिर वो दोनों वहाँ पर बातें करने लगते हैं। उसके बाद गैंगजी लंच लेकर वहाँ से अपने घर पहुँच जाता है। घर पहुँचकर गैंगजी देखता है कि उनकी फैमिली फ़ोटो घर पहुँच गई है और कॉमोनियंग ने उसे हॉल में लगा दिया है। कॉमोनियंग पूछती है, फ़ोटो अच्छी है ना? गैंगजी बोलता है, हाँ काफ़ी अच्छी है। कॉमोनियंग बोलती है, क्या मैं इस घर को बेच दूँ? गैंगजी बोलता है, क्यों? कॉमोनियंग बोलती है कि मैं एक नई शुरुआत करना चाहती हूँ। गैंगजी बोलता है, अच्छी बात है। कॉमोनियंग बोलती है, घर बेचकर हम हमारा नया ऑफिस बना लेंगे और बचे हुए पैसे से हम कैंपिंग कार खरीद लेंगे। सैंगजी अपनी पेंटिंग भी कंप्लीट कर लेगा और तुम अपनी नौकरी भी छोड़ देना, फिर हम तीनों साथ में एक कैंपिंग कार में चलेंगे। गैंगजी बोलता है, ठीक है। फिर गैंगजी और कॉमोनियंग काफ़ी सारी बातें करते हैं। फिर हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर तीनों हॉस्पिटल पहुँच गए थे। सैंगजी बोलता है कि मैं आज बटरफ्लाई बना ही लूँगा। फिर वहाँ पर एक पेशेंट आ जाता है और वो पेशेंट सैंगजी को बोलता है, आखिर तुम्हें दरवाज़ा मिल ही गया। सैंगजी बोलता है, मेरा दरवाज़ा? वो पेशेंट बोलता है, तुम्हारी पेंटिंग। फिर हमें सैंगजी की पेंटिंग दिखाई जाती है, जहाँ पर किसी ने बटरफ्लाई ड्रॉ कर दिया था। सैंगजी उस बटरफ्लाई को देखकर बोलता है कि मैंने ये बटरफ्लाई नहीं बनाई है। वो बोलता है कि इसने मेरी माँ को मारा था। वो बोलता है कि ये तितली उस औरत पर थी जिसने मेरी मॉम को मारा था। ये सुनकर कॉमोनियंग को याद आता है कि उसकी मॉम भी इसी तरह की तितली लगाया करती थी। फिर हमें पास का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कॉमोनियंग की मॉम उसी तितली को लगा रही थी और बोल रही थी कि ये तितली बहुत सुंदर है। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। ये सुनकर कॉमोनियंग की आंखों से आंसू आ जाते हैं और वो वहाँ से भागने लगती है। गैंगजी भी उसके पीछे दौड़ते हुए आता है और उसका हाथ पकड़कर उसे रोकता है। कॉमोनियंग बोलती है, झूठ है ना? पर गैंगजी कोई जवाब नहीं देता। फिर गैंगजी कॉमोनियंग को बोलता है, प्लीज़। कॉमोनियंग बोलती है, ऐसा नहीं हो सकता। पर गैंगजी कॉमोनियंग के सामने कुछ बोल नहीं पाता। फिर कॉमोनियंग उसे वहाँ पर छोड़कर चली जाती है। फिर हमें कॉमोनियंग की मॉम की तरह ही कोई दिखाई जाती हैं। फिर हमें एक मेन सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर नर्स पार्क ही कॉमोनियंग की मॉम थी। और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक आवर वीडियो सो प्लीज़ सब्सक्राइब
लाइक शेयर कमेंट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, सो बाय।